नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो अच्छी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे और उन एग्जाम में यहां से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज अपन कक्षा 10 का अध्याय 9 शुरू कर रहे हैं। आरबीएससी की कक्षा 10 का अध्याय 9 शुरू किया जा रहा है और वो है आप लोगों के राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित। अगर ग्रेड थर्ड की भी आगे तैयारी करोगे आप तो इसके राजस्थानी भाषा और साहित्य का स्पेशल टॉपिक आप लोगों के दे रखा है, स्पेशल अलग से मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, इसके विकास से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो सारी तरीके से जो है इस आपके आरबीएससी कक्षा 10 वाले जो बुक के अंदर है ना, बहुत शानदार इसका कलेक्शन दे रखा है। तो अपना आप मान के चलें कि राजस्थानी भाषा साहित्य की कम से भी कम जो है 3-4 क्लास आएगी, है ना। तीन तो मान के चलेंगे आएगी आएगी। एक आज आ रही है, एक सोमवार को आएगी क्योंकि बीच में शनि रवि आ गया, है ना। वीकेंड पे अपनी क्लास नहीं आती है, सप्ताह में 5 दिन आती है। तो ये बहुत शानदार आप लोगों के रहने वाली है और एक एक रचना जो आरबीएससी के अंदर दे रखी है वो पढ़ लेंगे अपन, और उसके अलावा भी जो चीजें सारी की सारी पढ़ेंगे, लेकिन बशर्ते आप नियमित रहने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, किसी भी चैप्टर को अपन शुरू करते हैं तो वहां पे परिचय दिया हुआ होता है। तो परिचय को भी अपन ने क्या कर दिया है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कर लिया है कि वहां से भी आप लोगों को चीजें सीधी सीधी याद हो जाए, और एक्स्ट्रा चीज जो बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। देखो, राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, अपनी तो मातृभाषा, जैसे कि यदि बात करें राजस्थानी, और राजस्थानी के अंदर फिर अलग अलग जैसे बोलियां आ गई, मारवाड़ी, मेवाड़ी, अहिरवाटी, मेवाती, मालवी, रांगड़ी, है ये सारी बोलियां हैं। ये सारी अलग अलग बोलियां आ गई। मरु भाषा का विकास, पहले इसे क्या है, मरु भाषा के नाम से जाना। तो मरु भाषा का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो विक्रम संवत 835 या 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी की एक पुस्तक लिखी गई थी, कुवलय माला। कौन सी पुस्तक थी? उद्योतन सूरी की कुवलय माला थी। ये उद्योतन सूरी ने जो है ये वत्सराज के समय लिखी थी। किसके समय? वत्सराज के समय लिखी थी, वत्सराज के समय। और वत्सराज कौन? गुर्जर प्रतिहार शासक थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार शासक, वत्सराज के समय। और लिखी कहां थी पूछ ले तो ध्यान रखना, जालोर के किले के अंदर। ठीक है, कहां लिखी थी? जालोर में लिखी थी ये। तो ये ध्यान रखना, कुवलय माला। इस कुवलय माला से संबंधित भाई साहब एक और प्रश्न आप लोगों के पूछते हैं। इसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है इस कुवलय माला में। तो एक बार यह संख्या भी पूछी गई, एक बार क्या 2-3 बार पूछी गई है, जिसमें अपने मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है। तो ये कुवलय माला से संबंधित ये चीजें ध्यान रखनी है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं के अंदर मरु भाषा को भी शामिल किया है, और ये मरु भाषा पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। ये जो पंक्ति, ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। तो ये मिलता है भाई साहब, आप लोगों के 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। किसकी बात हो रही? कुवलय माला की। लिखी किसने? उद्योतन सूरी ने। लीजिए स्क्रीनशॉट लो, टाब्रो आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखिए, अब ये कौन है भाई साहब? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने यहाँ पे भाषाओं का वर्गीकरण दिया है। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उसके अंदर पूरा जो है वर्गीकरण दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने सन 1912 में, पूछ सकते हैं, ये सन भी पूछ सकते हैं, 1912 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें पहली बार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। इन्होंने क्या किया है? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है राजस्थानी भाषा के लिए। यह नाम इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का एक सामूहिक नाम था, जो अब पूरी तरह से प्रचलित हो चुका है। तो इन्होंने जो है पूरा वर्गीकरण दिया है वैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब प्रमुख बोलियां और उप बोलियां कौन कौन सी है, तो यहां पे देखो कौन कौन सी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाडोती आदि सब राजस्थान की ही विभिन्न बोलियां और उपभाषाएं हैं। ठीक है, विभिन्न बोलियां। अब विभिन्न बोलियां है तो ये सारी अपन पढ़ेंगे। मारवाड़ी कौन सी है, मारवाड़ी की उप बोलियां कौन सी है, मेवाड़ी, मेवाड़ी के अंदर क्या विशेषताएं हैं, हाडोती, मालवी, सारी चीजें आज ही पढ़ा अपन। ठीक है, सारी आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा सा विकास वगैरह और पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका विकास पढ़ते हैं अपन।
देखो जी, राजस्थानी भाषा और उत्पत्ति और विकास देखिए। प्रारंभिक प्रभाव क्या है राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी में, 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि विकास इसका किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा से विकास हुआ है। फिर उद्भव देखिए, राजस्थानी का उद्भव लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी से हुआ है। उससे पहले अपभ्रंश को ही इस तरीके से बोला जाता था। फिर 11वीं 12वीं शताब्दी के समथिंग राजस्थानी भाषा का उद्भव हो गया। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ है। ये 3 स्टेप जो आपको दे रखे हैं वो प्रारंभिक प्रभाव है, उद्भव काल है और स्वतंत्र विकास है। दिखने में बहुत सिंपल लगता है और यदि आरबीसी की पुस्तक में देखोगे तो पता ही नहीं चलता कि ये याद भी करना है या सिर्फ पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब आपके सामने नोट्स बन के आ गया तो आपको पता है कि याद करना है। कि क्या याद करना है कि 10वीं सदी तक तो अपभ्रंश का प्रभाव पड़ता था, 11वीं 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का उद्भव हो गया है और 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, तो ये आसानी से याद हो जाएगी चीज। लीजिए स्क्रीनशॉट। भाई नोट्स के रूप में जब चीजें सामने आ जाती है ना, फिर वो चीजें आसानी से याद हो जाती है। अब देखो क्या है, कठिनता से सरलता की ओर विकास का क्रम देखते हैं। समस्त भारतीय भाषाओं के अंदर, समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही है, जिसका क्रमिक विकास इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत रही है। ठीक है, अब यानी कि किसी भी भाषा का विकास मानते तो वो संस्कृत से मानते हैं। किससे मानते हैं? संस्कृत से। कौन सी? जो वेदों में प्रचलित होती थी। अब वेदों की थोड़ी सी कठिन होती थी, तो आम बोलचाल में जब वो वेदों की संस्कृत आने लगी तो उसे कहा जाने लगा लौकिक संस्कृत। उसे क्या कहा जाने लगा? लौकिक संस्कृत। फिर वो और आम हो गई, थोड़ी सी आम लोगों द्वारा और बोली जाने लगी, तो उसको थोड़ा सा और सरल रूप उसका हो गया पाली भाषा। और पाली भाषा से जैसे बिल्कुल ही जैसे कि अब कोई उसके अंदर कठिनता नहीं रही, तो वो प्राकृत भाषा हो गई। और प्राकृत से फिर अपभ्रंश हुई और अपभ्रंश से फिर राजस्थानी का उद्भव होता है। इस तरीके से विकास चला है। ठीक है, तो कैसे है विकास? देखो यहां पे देखना आप कि पहले तो जैसे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा। यहां पे क्रम दे रखा है। वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और फिर अपभ्रंश। इस तरीके से इनका विकास हुआ है। इस तरीके से विकास हुआ है। अब देखो भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई पहले भाषा, फिर इनकी दूरता आने पर इनके स्थान पर किसने ले लिया? पाली भाषा ने ले लिया। वैदिक से किस पे आई? देखो वैदिक से आई लौकिक पे, लौकिक से फिर किस पे आई? पाली भाषा के अंदर। और जब लोक से अलग होने लगी तो इसका रूप जो है किसने ले लिया? प्राकृत ने ले लिया। और प्राकृत के कठिन होने पर यह अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में सामने आई है। तो आपको तो क्या करना है, इसका सार यह है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले वेदों में जो संस्कृत आती थी वो काम में आई। वेदों की संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत काम में आई। लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा आ जाती है। पाली भाषा के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषाएं काम में आ गई। अब यहाँ पे यदि अपन देखें तो राजस्थान के अंदर देखो दो तरह की वर्गीकरण चलता है। एक तो चलती है डिंगल और एक चलती है पिंगल। एक तो चलती है डिंगल और एक चलती है पिंगल। अब यहाँ पे डिंगल के अंदर अपन देखें तो डिंगल का जो है आप लोगों को यहाँ पे यदि देखना है आप लोगों को, तो डिंगल से मारवाड़ी का उद्भव हुआ है। किसका हुआ है? मारवाड़ी का हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ये जो है आप लोगों के यहाँ पे पाली भाषा से, ये ध्यान रखना है, इसका उद्भव होता है। ठीक है, यहाँ पे डिंगल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है पिंगल का जो है वो संस्कृत से उद्भव होता है। किससे होता है? संस्कृत से इसका उद्भव माना जाता है। इसका किससे माना जाता है? संस्कृत से उद्भव माना जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। किसका? पिंगल का। तो यहाँ पे अपने राजस्थानी भाषा के अंदर दो रूप चलते हैं, डिंगल और पिंगल। ठीक है, डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य, ये दो तरीके से चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब राजस्थानी भाषा का भी अपभ्रंश भाषाओं से ही विकास हुआ है। इसके संबंध में विद्वान मुख्यतः 3 अपभ्रंशों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वरसेनी अपभ्रंश, एक नागर अपभ्रंश और एक मरु गुर्जरी अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी 3 अपभ्रंश है, स्वरसेनी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश है और मरु गुर्जरी अपभ्रंश है। अब सबसे प्रामाणिक मत किसके बारे में? मरु गुर्जरी अपभ्रंश के बारे में। अपने राजस्थानी भाषा की बात करें तो सबसे प्रामाणिक किसके बारे में? मरु गुर्जरी अपभ्रंश के बारे में। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या आप चैप्टर 9 खोल के देखोगे तो पूरा पैराग्राफ है, ऐसे कैसे पूरा पैराग्राफ है। यहाँ पे तो आने पे ये बिल्कुल सरल हो गया है, नहीं वहां से देखते हो तो फिर समझना थोड़ा सा कठिन रहता है। यहाँ तो बिल्कुल बहुत व्यवस्थित हो गया है। इनमें से देखो मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत सबसे अधिक उचित और तर्क संगत लगता है।
मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है और इसी अपभ्रंश गुर्जरी शाखा से गुजराती का किससे इसके ही गुर्जरी शाखा से गुजराती भाषा का विकास हुआ है और यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से सही बैठता है और व्याकरणिक विशेषताओं को देखने पर राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं भी देखने को मिलती है। राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। भाई 3 अपभ्रंश ध्यान रखने, स्वरसेनी अपभ्रंश, स्वरसेनी में संस्कृत का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी। अब मरु गुर्जरी से अपने जो है भैया अपनी भाषा राजस्थानी वाली बनी है, मरु भाषा बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और गुर्जरी अपभ्रंश जो है उससे गुजराती भाषा बनी, उससे क्या बनी है? गुजराती भाषा बनी है। ठीक है, लो भाई साहब स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चले आगे बढ़े। देखिए अब क्षेत्रीय बोलियों के ऊपर आते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है ग्रियर्सन ने? 5 भागों के अंदर बांटा है। ठीक है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में ही बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से देखें तो 2 भागों में बांटने के क्षेत्र के अनुसार, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में देखो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ये क्या है? वागड़ी, वागड़ी और शेखावाटी आ गई। ठीक है, और यहाँ पे पूर्वी राजस्थानी के अंदर आ गई आपके ढूंढाड़ी, हाडोती, मेवाती और अहिरवाटी यानी कि राठी। तो मुख्य तौर पे तो 2 भागों में बांटा है, लेकिन ग्रियर्सन के वर्गीकरण को पूछे तो इन्होंने 5 भागों के अंदर बांटा है। इन्होंने 5 भागों में बांटा है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों को एक चीज जो मैंने यहां पे बताई है, हाँ इसमें है ना, इसमें क्या करना है आपको, मारवाड़ी जो है ये प्राकृत कर देना, ये प्राकृत का रूप है। ठीक है, और यहाँ पे संस्कृत वाली जो है ना, इसके अंदर पाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अंदर ये यहां से क्या बनती है? पिंगल। ठीक है, पिंगल जो है, पिंगल के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है, और यहाँ पे डिंगल के अंदर जो है प्राकृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, प्राकृत का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ थोड़ा सा मैंने संशोधन कराया फिर से, ये सही है एकदम। ठीक है, वहां पे मैंने जो पाली बताई थी ना, वो पाली यहाँ पे आएगी, यहाँ प्राकृत आएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन एक एक बोली की तरफ। अब बढ़ते हैं एक एक बोली की तरफ। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, अब समूह पहली पहल के आई, मारवाड़ी आई, जिको मैं बार बार बोलियां करूं क्लास में, है नहीं, बा मारवाड़ी है। और मैं तो मारवाड़ी क्या, गोडवाड़ी ज्यादा बोलता हूं, जो मारवाड़ी की उप बोली है अलग। ठीक है, गोडवाड़ी, थली, गोडवाड़ी, ये मारवाड़ी की उप बोलियां हैं। अब इसमें देखो भाई साहब, राजस्थान के इतिहास और भूगोल में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान, राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बोली में साहित्य सृजन अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। सबसे अधिक यदि साहित्य सृजन कहे, देखो साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा देखोगे, सबसे समृद्ध बोली देखोगे, तो वो क्या है? मारवाड़ी में अधिक है, मारवाड़ी में अधिक है। ठीक है, मारवाड़ी के बाद साहित्य की दृष्टि से देखोगे तो दूसरे नंबर पे आती है मेवाड़ी। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? मेवाड़ी आती है। ठीक है, और मोतीलाल मेनारिया ने, लिखो एक लाइन, मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली कहा है। क्या लिखोगे? मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली बताया, सिर्फ मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, बाकी डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट में मेवाड़ी अलग बोली है, लेकिन मेनारिया साहब के अनुसार मेवाड़ी मारवाड़ी की ही उपबोली है। ठीक है, अब देखो, राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं इसे, साहित्य अधिक होने के कारण इसे कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का पर्याय मान लिया जाता है कि यही राजस्थानी भाषा है, जबकि ये उसकी एक बोली है। मारवाड़ी क्या है? राजस्थानी भाषा की एक बोली है। प्राचीन मारवाड़ राज्य का राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहता है ये भाग, और इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। एक तरीका यदि देख लो आप,
कि मारवाड़ के राठौड़ अपन पढ़ते हैं, मारवाड़ पढ़ते हैं, और मारवाड़ को किससे जोड़ा जाता है, सीधा सीधा क्या कहा जाता है, जोधपुर। यानी कि जोधपुर संभाग आप पूरा ध्यान में रखें, आप क्या ध्यान में रखें, जोधपुर संभाग ध्यान में रखें। मारवाड़ पहला टाइम यूं कहना मारवाड़ राठौड़, यानी कि मारवाड़ यानी जोधपुर हो गया, आसपास का जैसे कि नागौर बीकानेर वाला क्षेत्र है ये हो गया। यदि अपन अलग अंदर जाए डिटेल में तो फिर बीकानेर तो अलग हो जाएगा, जांगल प्रदेश अलग हो जाएगा, जैसलमेर जाओगे तो वल्ल और ये मांड क्षेत्र अलग हो जाएगा। तो ये क्षेत्र थोड़े अलग होते हैं, लेकिन एक समझने के लिए कि जोधपुर संभाग वाला जो क्षेत्र है ना वो मारवाड़ी भाषा वाला क्षेत्र है। आज इसके क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र संबंध है। शेखावाटी का पश्चिमी क्षेत्र अपन कह सकते हैं, है ना, पश्चिम की साइड वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसकी उपबोलियों में ध्यान रखना, एक तो थली और गोड़वाड़ी इसकी उपबोलियां हैं, प्रमुख उपबोलियां हैं, थली और गोड़वाड़ी। ये मारवाड़ी भाषा, ये मारवाड़ी बोली जो आपके बता रखी है वो पूरी मैंने अकॉर्डिंग टू आरबीएसई आपको तैयार करवा दी है, ठीक है, बेहतरीन नोट्स के साथ लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब भाई साहब आई मेवाड़ी, ठीक है, अब क्या आई है, मेवाड़ी। अब मेवाड़ वाला क्षेत्र ये कहां बोली जाएगी, तो ये मेवाड़ में बोली जाएगी। अब मेवाड़ वाला क्षेत्र कौन सा है, जहां पे सिसोदिया वंश का शासन रहा है, जहां पे क्या रहा है, सिसोदिया यानी कि गुहिल, सिसोदिया यानी कि गुहिल वंश का शासन रहा है, वो वाला पूरा का पूरा मेवाड़ है। यानी कि आप देखो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, है ना, भीलवाड़ा, और आसपास देखोगे तो फिर वहां से ये भी देख लेना, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा को यदि लेंगे तो वो वागड़ी में चली जाएगी स्पेशली, है ना, स्पेशली वागड़ी में, लेकिन ये भीलवाड़ा वगैरह ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे, राज संबंध हो गए। तो देखो साहित्य परंपरा की दृष्टि से मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में ही सबसे अधिक साहित्य लेखन हुआ है। इस प्रश्न को, इस लैंग्वेज को ही घुमा फिरा के अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा था। आधुनिक राजस्थान में यदि देखें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तो और भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का प्रभाव क्षेत्र है। अब मेवाड़ी के रूप यानी वर्गीकरण देखें, एक तो होती है पार्वती मेवाड़ी, एक होती है मेवाड़ी मैदानी मेवाड़ी। पार्वती यानी कि पर्वतीय, यानी कि पर्वतीय मेवाड़ी जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पार्वती मेवाड़ी कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहते हैं, मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। यहाँ पे तो वैसे भी कहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है राजस्थान के अंदर बोलियां बदल जाती है, क्या बदल जाती है, बोलियां। तो ये अपने भाई साहब कौन सी है, मेवाड़ी बोली है, कौन सी है, मेवाड़ी। लीजिए स्क्रीनशॉट, और मोतीलाल मेनारिया वाली लाइन जो लिख लेना इसके अंदर मैंने बताई अभी। फिर आती है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी कौन से क्षेत्र के अंदर है, ये फिर वही, ये ढूंढाड़ शब्द से बना है, किससे बना है, ढूंढाड़। और ढूंढाड़ किससे बना है, यहाँ पे एक नदी है ढूंढ नदी, और ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और ढूंढाड़ यानी कि स्पेशल ध्यान रखना ऊपर आमेर, जयपुर, दौसा ए क्षेत्र है, ठीक है, जम्वा, रामगढ़ वगैरह ए। तो यहाँ पे बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी है। मैं बार बार भाषा भाषा कह रहा हूं ना, भाषा तो ऐसे राजस्थानी हो गई, लेकिन बोलियां है कि भैया यहाँ पे तो अलग अलग बोलियां हैं, ठीक है। तो राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ी कहा जाता है। यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ी। और इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये शब्द छह, जैसे गुजराती के अंदर कैसे आता है छह, है केम छो मजा मा, ठीक है, वो वाली चीज। तो छह शब्द का प्रयोग होता है, और यह प्रयोग गुजराती भाषा के प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, पानी पियो छह, खानो खायो छह, यू, ठीक है। तो यहाँ पे छह भाषा का प्रयोग, ये छह शब्द का प्रयोग होता है बार बार। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है भाषा के अंदर। ये वाला क्षेत्र जयपुर, दौसा मुख्य रूप से ध्यान रखो, जयपुर और दौसा, तो ये मुख्य है। अब इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये सब इसकी उपबोलियां हैं। ये सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां, कौन सी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। और आप लोगों को पता है एक संत दादू दयाल की रचनाएं कौन सी भाषा में, सदुगड़ी, वो कौन सी भाषा में, सदुगड़ी, वो भी ढूंढाड़ी का ही रूप है, ठीक है, सदुगड़ी भी ढूंढाड़ी का ही रूप है। तो ले स्क्रीनशॉट लो, चलो टापरा स्क्रीनशॉट ले। चलो आगे बढ़ा। अब आयो भाई साहब हाडोती। अब हाडोती में क्या जिला आवे, हाडोती में आवे भाई बाबू जाको, क्या आवे, बाबू जाको। बाबू जाको क्या है, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा। अब ये क्या है, ये आप कह सकते हो एक तरीके से कोटा संभाग। ये क्या है, ये कोटा संभाग वाला क्षेत्र है। कौन सा है, कोटा संभाग। अब हाड़ावंशी चौहानों का जहां जहां शासन रहा
वो कहलाता है हाडोती। वो क्या कहलाता है? हाडोती। और यहाँ पे बोले जाने वाली भाषा जो है वो यहाँ पे हाडोती के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखो, हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र होने के कारण हाडोती बोली का क्षेत्र मानते हैं। इसमें भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। कौन से क्षेत्र आ गए? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा वाले क्षेत्र आ जाते हैं। फिर आता है आप लोगों के मेवाती। मेवाती के अंदर मैं बता दूं आप लोगों को कौन सा क्षेत्र आता है? अलवर प्लस भरतपुर। अलवर और भरतपुर। और आधुनिक क्षेत्र में देखोगे तो कोटपुतली बहरोड भी इसके अंदर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कोटपुतली बहरोड। अब देखो, यह मेवाती नाम जो है मेव जाति के बाहुल्य के कारण पड़ा है। तो मेव जाति का आधिक्य यानी कि अधिकता होने के कारण अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जैसे राणा सांगा के साथ अपन पढ़ते एक सेना नायक लड़े थे, हसन खां मेवाती, तो वो मेवात के रहने वाले थे। और यहाँ की बोली क्या कहलाती है? मेवाती कहलाती है। अब देखो, इसका विस्तार देखें तो ये क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पर्श करता है। और भरतपुर के आसपास क्षेत्रों में इस बोली का ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि मेवाती के अंदर क्या कह सकते हो आप कि मेवाती में ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है मेवाती के अंदर। वो भी भरतपुर वाले क्षेत्र से छूते हुए क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेवाती पे ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। लो स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है, उसके अलावा अब देखो वागड़ी, ये वागड़ वाला क्षेत्र में बोली जाती है। ये कहां बोली जाती है? वागड़ क्षेत्र के अंदर बोलते हैं। और वागड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? स्पेशली आता है डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है। अब आपको प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ तो वैसे कांठल कहलाता है, तो वहां पे कांठली भाषा नहीं होती है, बोलते वागड़ी ही है या फिर मेवाड़ी भाषा का प्रयोग हो जाता है वहीं पे। ठीक है, तो यहां देखो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली है, इसलिए वागड़ी नाम है। ये बोली बांसवाड़ा और डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। और इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, क्योंकि गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गुजरात का प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। अब शेखावाटी में आप लोगों के स्पेशली आ जाएगा चूरू प्लस सीकर प्लस झुंझुनू। ठीक है, और क्या आ जाएगा? झुंझुनू, ये क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे तो जो है भैया शेखावाटी बोली जाती है। राम शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की बोली भी क्या कहलाती है? शेखावाटी कहलाती है। कौन कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू तो है ही, लेकिन साथ में हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखोगे तो कुछ क्षेत्रों में पंजाबी भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। पंजाबी बोलते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि पंजाब से छूता हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे पंजाबी का प्रभाव भी यहाँ की भाषा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आती है भैया आप लोगों के मालवी। कौन सी है? मालवी। अब मालवी कहाँ आएगी? मालवा को छूने वाले क्षेत्र में। और मालवा कहाँ पड़ता है? मालवा एमपी में पड़ता है। मालवा का पठार उसी का हिस्सा है, हाड़ौती का पठार भी। ठीक है, तो देखो प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। और मालवा से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों में मालवी का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। अब जिसका अंतर करना बहुत कठिन है, इसी कारण मालवी को राजस्थान की ही उपबोली स्वीकार कर लिया गया है। राजस्थानी की ही उपबोली कह दिया गया है। अब देखो क्षेत्र कौन सा है? तो प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। यही बाकी रहा था वागड़ी के अलावा। तो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र के अंदर मालवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। तो उससे छूने वाला क्षेत्र जैसे प्रतापगढ़ के अंदर अपने यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना इसकी उपबोलियां जो है वो रांगड़ी और निमाड़ी, ये मालवी की उपबोलियां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, कौन सी है? रांगड़ी और निमाड़ी, ये मालवी की उपबोलियां है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो भीली बोली या अन्य पहाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? भीली बोली। अब देखो राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का एक बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है। ये जनसमूह अपनी कबीला संस्कृति को संजोए हुए हैं, यानी कि कबीले के रूप में ये रहते हैं। इन जनजातियों में मुख्य रूप से भील, मीणा और गरासिया आदि शामिल है, यानी कि जनजातियां जो है वो शामिल हो गए। ठीक है, इन सभी जनजातियों में भीलों का भौगोलिक क्षेत्र सबसे व्यापक है। भीलों का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? सबसे व्यापक यानी कि बड़ा है।
और इसी कारण इन पहाड़ी बोलियों को भीली बोली के रूप में जाना जाता है। इनको जो है भीली बोली के रूप में जाना जाता है। जो पहाड़ों में बोले जाने वाली बोली है तो भीली बोली कहते हैं। भीली के साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है और ये जनजातियां जिन जिन क्षेत्रों में निवास करती है उन विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भीली बोली के नाम से भी जाना जाता है इसे। पहाड़ी बोली जो है जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली बोली भीली बोली के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये, लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए निष्कर्ष, ये स्पेशली आप लोगों के आरबीएससी बुक में दे भी रखा है, भाषाओं और बोलियों का संबंध बताया है। तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी मुख्य भाषा का निर्माण उसकी उपभाषाओं यानी बोलियों के माध्यम से ही होता है। भाषा का निर्माण भी किससे होता है? बोलियों के माध्यम से होता है। यदि राजस्थानी भाषा के विकास में देखें तो इस रूप में यह पूरी तरह से निश्चित है कि विभिन्न स्थानीय राजस्थानी बोलियों के आपस में मिलने और विकसित होने से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। यह क्या कहा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा एक समृद्ध परंपरा की संवाहक है जिसका निर्माण इसकी विविध बोलियों की संयुक्त धारा से हुआ है। ये निष्कर्ष है, ये याद करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अपने नोट्स कंप्लीट हो जाए, कि अपने को ये नहीं लगे कि अपन ने जो है आरबीएससी के अंदर से ये मैटर छोड़ दिया। तो ये कंप्लीट होने के लिए आप लोगों को दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ आप लोगों के राजस्थानी भाषा का अपन ने प्रारंभ यानी कि क्रमिक विकास जो है वो पढ़ लिया है। साथ ही साथ राजस्थानी की बोलियां अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ ली है और कौन कौन से क्षेत्र में इसको किस किस रूप से जाना जाता है, ये सारी चीजें अपन ने यानी कि अपन ने राजस्थानी भाषा का टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर दिया है। अब मेन जो चीज है वो तो आएगी भाई आगे, अब इनके कालक्रम के अनुसार इनकी विशेषताएं पढ़नी है अपने को, फिर इसके बाद में साहित्यिक रचनाएं पढ़नी है जिसमें से भाई हमेशा प्रश्न बन रहे हैं, मिलान वाले प्रश्न बन रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न बन रहे हैं। ये राजस्थानी साहित्य वाला कक्षा 10 का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से ऐसे के ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद 3 नहीं 4 भी क्लास हो सकती है इसकी, लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे और आप लोगों को नियमितता बना के रखनी है। अब देखो लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अपन ये बैच जो है कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा समय बढ़ाऊंगा क्लास का, है ना, क्लास का समय बढ़ाऊंगा और 10वीं की किताब के बाद तो वैसे भी स्पीड अपन पकड़ने वाले हैं, क्योंकि मेन टाइम जो लगना है वो 10वीं की किताब में लगता है। उसके बाद में स्पीड वैसे भी अपन बढ़िया मेंटेन करके चलेंगे, जो फटाफट अपन जो है निबेड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद में अपन को रीट मेंस का बैच शुरू करना है जो धुआंधार तरीके से चलेगा और कंटिन्यू चलेगा। वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, अपन बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। और मैं ये बात कह सकता हूं कि जब मैंने यहां से बैच शुरू कर दिया, आपको कहीं से कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता तक महसूस नहीं होगी। और जो पेड कोर्स लेके पढ़ेंगे वो भी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो भी यहां की क्लास तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फालतू पैसे ज्यादा खर्च करने नहीं है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। मेरे निर्देशन में पढ़ लेना, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है ग्रेड 3 के अंदर। यदि व्यवस्थित तरीके से आपने कई चीजें उस अनुसार मान ली, उस अनुसार कर ली, तो भैया हजारों सिलेक्शन देने का अनुभव आप ले चुके हैं, आप लोगों का सिलेक्शन करवा के रहेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहो और टेंशन नहीं लेनी, फालतू के पैसे कहीं खर्च नहीं करने, वो कहीं और काम में आएंगे आप लोगों के, ज्यादा कहीं पे ऐसे ये मतलब नहीं है ज्यादा, समझ जाओ इतने में। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।